इस ड्रग रेगुलेटरी बॉडी को ज्वाइन करना चाहता है या इस एक्सपोजर को जीना चाहता है, अगर वो चाहता है कि ये कैसे करना है हमें, तो ये वीडियो उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि राजन जैसा बंदा जो पहाड़ी पे रहा करता था, जो 5 घंटे पहाड़ पे चढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आ सकता है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ मैं आया हूँ। मैंने आपसे एक बार वादा किया था कि मैं ट्राई करूँगा कि मेरे साथ मेरे जितने भी कलीग हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर मेरे साथ, मेरे बैच के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मैं उनमें से कुछ लोगों का आपके साथ इंटरव्यू शेयर करूंगा, जिसमें वो आपको बता पाएंगे कि जब उन्होंने अपने टाइम पर ड्रग इंस्पेक्टर के यूपीएससी वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, तो उनकी जर्नी कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, और वो किस तरह से इस जर्नी को उन्होंने पार किया, और वो किस तरह से तैयारी की, अपने कॉलेज में किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, ताकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप भी कुछ सीख सकें। क्योंकि जैसा कि मैं भी सिर्फ अपना ही लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इस बहाने आप और लोगों के साथ जुड़ेंगे और लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस देख पाएंगे, उनके नज़र से आप चीज़ें सीख पाएंगे कि पढ़ाई किस तरह से करना अच्छा रहेगा, और आपको उस चीज़ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं अब आपकी बात कराने जा रहा हूँ मेरे कलीग से। रंजन नाम है इनका, ये ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं नॉर्थ जोन सीडीएसयू में ही है। ये मेरे कलीग हैं, मेरे ही बैच के इंस्पेक्टर हैं। हम यहाँ दोनों साथ में नॉर्थ जोन में पोस्टेड है। नॉर्थ जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो सीडीएसयू है वो 4 जोन में बटा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हमारा नॉर्थ का जोन है। ये हमारे यहाँ जोन से 5 स्टेट हम कवर करते हैं। 5 स्टेट हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, आपका राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, और कौन सा हो गया, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो हमारा। तो ये सारे स्टेट हम यहाँ यूपी गाज़ियाबाद ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। यहाँ के जितने भी सीओपीपी के फर्म्स हो गए, आपके ब्लड बैंक्स हो गए, आपके बायोलॉजिकल की कंपनीज हो गई, आपकी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी हो गई, इन सबका रेगुलेटरी जो प्रोसेस होता है वो हम यहीं से रेगुलेट करते हैं। मतलब यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी परमिशन, लाइसेंसेस जो भी होते हैं, ऑडिट रेट्स, यहाँ से जो भी सैम्पलिंग करनी होती है, नॉर्थ जोन का ऑफिस करता है, और ये हम सारे इंस्पेक्टर साथ में मिलके करते हैं। तो अब मैं आपकी बात कराऊंगा रंजन से। वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने कॉलेज के डेज और अपने पढ़ाई के टाइम की एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस क्या था, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, और किस तरह से वो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो अगली आवाज़ होगी वो उनकी होने वाली है। बीच बीच में मैं सवाल करता रहूँगा उनसे कि कैसे उनका लाइफ का एक्सपोजर था, कैसे कैसे चीज़ें उन्होंने सीखी। पर हाँ, अब आप जो भी आप सुनेंगे, आप सीधा उन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं रंजन आपका अपने चैनल पर। मेरी ऑडियंस इज़ वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरे साथ आए। वैसे मैं इतना फॉर्मल हूँ नहीं, भाई है मेरा ये, तो मैं कभी भी इससे कभी भी बुला के कुछ भी आपको एड्रेस कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाली बात है। हम अभी अपने ऑफिस के बैकयार्ड में हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ अगर मैं ये सब शेयर कर सकूँगा, तो जितने भी हमारी फार्मेसी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने फार्मेसी के बैचलर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी फार्मेसी कर रहे हैं, शायद उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी और एक एक्यूरेट गाइडेंस मिल पाएगी। क्योंकि अभी जो आपका ये जो डिजिटल मीडिया है, यहाँ पर जो लोग आपको एड्रेस करते हैं वो खुद भी ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, या वो खुद भी रेगुलेटरी ऑफिशियल नहीं है, और वो आपको कुछ बताते हैं तो उसमें कितना परसेंट प्रिसीजन एक्यूरेसी होती है उसका आप मतलब दैट थिंग्स आर नॉट असर्टेन, these things are not ascertain. That's why I'm trying to deliver more and more information with you guys, so that you can able to use them in your personal life and increase your talent and increase your potential and increase your productivity in your daily life. तो अगली आवाज़ होने वाली है रंजन जी की। हम बात करते हैं उनसे, कैसा था उनका जर्नी, कैसे उन्होंने तैयारी करी, और कैसे वो यूपीएससी क्रैक करके यहाँ आके ड्रग इंस्पेक्टर बन पाए। तो स्वागत करता हूँ मैं रंजन आपका। अब आपकी आवाज़ होगी, आप शेयर कीजिए कैसे आपकी तैयारी का स्ट्रैटेजी रहा। आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला, कैसे आपने उसके लिए तैयारी करी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी, क्या आपका प्रोसेस था आपका, कैसे आपने सोचा कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, कैसे दिमाग में आया आपके, और आपने किस तरीके से तैयारी करते करते आप यहाँ तक पहुँचे। तो ये मेरी ऑडियंस के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए। First of all, thank you. Thank you so much for inviting me here on your channel. Myself, as he told you, Rajan Kumar from Himachal Pradesh, and I have completed my degree in from Avilashi College of Pharmacy under the Himachal Pradesh University. Uh, I would like to share as he desired my experience. First of all, in कॉलेज डेज यू नो ऑल कि थोड़ा मस्ती वाला माहौल भी रहता है, पढ़ाई का टेंशन भी रहता है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू पास आउट फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर studying so many subjects, so many books and subjects. You know, it's around
once I was counting is around 40 to 45 subjects we study in the B Pharma of the different categories. Um, तो बी फार्मा तो चलो हो गया, अच्छे से कर दिया। उस मेन चैलेंज आया उसके बाद कि जैसे कि बी फार्मा तो चलो हो गया, अब वन एंड ओनली ऑप्शन वी हैव द इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल लुक फॉर देयर जॉब इन इंडस्ट्री ओनली, बट if we see, we have many options in the pharma industry also. We can go through many professions in pharma industry, like we may go in the licensing, drug regulatory, or we may go to industry तो है ही, R&D है एंड रेगुलेटरी है, वो सारा तो हम उसमें जा सकते हैं। बट मेरे साथ भी वही था कि अब क्या करें, हमने भी गए सीधा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने भी सीधा इंडस्ट्री ज्वाइन किया। यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ा है पहले वो उसको प्रैक्टिकली देख लें कि हाउ टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, कैसे कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, कैसे एक लार्ज स्केल पे जब हम देखते हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा भी। बट चलो वो भी अच्छा रहा, 2 साल वो वहाँ पे किया। फिर आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड द जी। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा रंजन जी आपसे कि आपने जो आपने बताया कि जैसे 2 साल आपने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, तो अक्सर मुझसे सारे लोग ये सवाल पूछा करते हैं कि सर आप शेड्यूल C1 का क्या कंसेप्ट है। वो मैंने क्लैरिफाई इनको कर दिया है, लेकिन आप मुझे शेयर कीजिए आपने जहाँ काम किया था, दैट एक्सपीरियंस पर्टेन टू शेड्यूल C1 और अदर देन शेड्यूल C1। Actually, so many drugs counts under the category of C and C1. I was also in the manufacturing of the liquid section, which also include the manufacturing of the vitamins, which also come under the C and C, है ना, C and C1. So basically, this is the different thing, you know, C and C1 for the inspectors qualification, हाँ। तो उसके बाद फिर साथ साथ में इंडस्ट्री में थे 2 साल, तो पता भी चलता गया, साथ साथ में बुक्स रख के पढ़ते भी गए साथ साथ में। तो उसके बाद फिर अभी आपने कहा कि आप साथ साथ पढ़ते रहे इंडस्ट्री में जाने के बाद, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले से ही माइंड मेकअप कर चुके थे कि आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकालना है। ये मतलब आपने पढ़ाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से की? आप दिमाग में लेके बैठे थे कि आपको रेगुलेटरी में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है? किस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे? वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नॉलेज फ्रॉम वेयर आई कैन गॉट। नॉलेज जहाँ से मिल जाए मुझे अच्छा लगता है। सो मैं पढ़ता रहता था साइड वाइज कि जहाँ मुझे कुछ नहीं आता या मुझे लगता है कि मैं इस सेक्शन में वीक हूँ, तो साथ साथ में मैं वो भी पढ़ता रहता था फॉर माई नॉलेज ओनली। उस टाइम ऐसा माइंड सेटअप कुछ नहीं था कि वेयर विल आई गो, जस्ट एज इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद जी पैट का था, वो क्वालिफाई हुआ मेरा उसके एग्जैक्टली आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग इन द इंडस्ट्री। फिर मैंने ज्वाइन किया एम फार्मा के लिए, मैं गया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ से जस्ट इन एम फार्माकोलॉजी जस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला था, बट आई गॉट सेलेक्टेड इन द हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट एज ए फार्मासिस्ट, एंड आई गॉट पोस्टेड इन शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला ऑफ द हिमाचल प्रदेश, इन द वेरी रिमोट एरिया। I will discuss it later. What kind of remote area that was? It was like, but unfortunately, I have to stop my master degree just because of my appointment in the Himachal State government. जहाँ पे मैंने ये 1.5 साल वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट काटा शिमला में, द रिमोट एरिया। यू विल इफ़ यू इमेजिन द होल एरिया वाज सराउंडेड बाय द हिली एरिया, only one PSC, and the police station was around 80 kilometers from there. Oh my God. है In ना? mountains. In mountains, 80 kilometers police station, no ATM, no supply of food, no, there's water problem, snowfall everywhere. So once there was a snowfall, then I have to go for my lunch 5 kilometers away from my Oh my God. place, just by foot. Imagine. So प्लीज शेयर कि ये 5 किलोमीटर तय करने में आपको कितना समय लगा? I I took around 1.5 hour. Oh my God. बट जैसे ही मैं वहाँ से निकला, स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा ऊपर से,
पेड़। Oh my. मैं वन स्टेप आई हाँ। वन स्टेप मैं पीछे आया, बहुत बट डरावना मतलब डरावना, हाँ। मंजर रहा होगा। मैं एकदम पीछे आया, मतलब बट नहीं, मतलब खाना तो खाना पड़ेगा, कुछ ना तो ओह। खाना, कितने दिन भूखा रहेंगे। सही बात है। बिजली बिजली नहीं, वो स्नो की वजह से बिजली वगैरह सब कट हो जाती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे भी मैंने, वहाँ से फिर मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, आई कांट लिव लाइक Live like this. लिव लाइक मुझे दिस, बाहर आना है। मुझे बाहर आना है। फिर आई फर्स्ट ऑफ थिंग, यू नो, द फर्स्ट थिंग आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैचलर गो फॉर सिविल सर्विसेज। मेरे दिमाग में भी वही आया पहले, चलो सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। उसी हिसाब से बुक्स खरीद ली मैंने भी शिमला से। कुछ एक दो दोस्त थे मेरे, वो भी तैयारी कर रहे थे, अपने कलीग ही थे। मैंने फिर उसी हिसाब से मैंने भी बुक्स वगैरह ले ली। तो उसी हिसाब से थोड़ा जी के भी अपना डेवलप किया मैंने कि हाँ क्या है कैसे है। और साथ साथ में अपनी बट बी फार्मा की स्टडी मैंने कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं। मतलब इवन पढ़ते रहे आप। इवन दो बुक्स तो मेरे मतलब साथ ही, तो मेरे वो 2 बुक्स कौन से हुआ करते थे जो हमेशा आपके साथ रहते थे? एक था मेरा माय वन एंड ओनली फेवरेट केडी त्रिपाठी। ओके, फार्माकोलॉजी। Yes, I am very much interested in the pharmacology, how the drug works, how it goes inside the body, and what it will do your body. I am very interested in. ये अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या हमारे हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलग बनाता है। बिकॉज ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो फार्मेसी का स्टूडेंट पूरे 4 साल पढ़ाई करता है, और ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल का स्टूडेंट बहुत ही कम टाइम तक पढ़ता है। तो अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है और अगर उसने फार्माकोलॉजी से अगर उसे प्यार नहीं है तो वो फेक फार्मेसी का स्टूडेंट है। बिकॉज दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विल गिव्स क्रेडिबिलिटी टू अस कि हाँ वी आर द फार्मासिस्ट एंड वी नो समथिंग विच मेडिकल स्टूडेंट डज नॉट नो अप टू द एक्सटेंट विच वी नोज। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अमेजिंग है, और जिसको जिससे प्यार है मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए फार्माकोलॉजी किसका फेवरेट सब्जेक्ट है। And the another one is pharmaceutics, of course. कि ड्रग्स का तो पता है कि हाँ ये ड्रग्स है, बट हाउ टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, बिल्कुल। दीज बोथ बुक्स आर माय फेवरेट। और आई एम ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी बात में कि जैसे आपने बोला ड्रग्स, ये जो फार्माकोलॉजी है, ये ड्रग्स जो आपने जैसा बोला कि ड्रग्स की नॉलेज जो है आपको इन माई ओपिनियन बहुत दूर तक ले जा सकती है आपके बिल्कुल। फार्मा प्रोफेशन में, और आपको डिस्टिंग्विश भी करेगी जगह जगह की। नो नहीं, यू नो द थिंग्स, यू नो द ड्रग्स एंड हाउ इट वर्क। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगी अपने आपके फार्मा में कि नहीं है बंदे में कुछ नॉलेज है। मैं आपको और एक मज़े की बात बता दूं, ये अकेला ऐसा इंस्पेक्टर है हमारे डिपार्टमेंट का जो सिर्फ ड्रग्स हमारे एलोपैथिक सिस्टम के ऑडिट्स नहीं करता है। इसने आयुष डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। आयुष के जितने भी आयुष की फैक्ट्री हैं हमारे इंडिया में, इसने बहुत सारी कंपनियों का ऑडिट किया हुआ है। तो ये आपको एकदम न्यू लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आप भी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दौर चला ही था, अभी पढ़ाई का शुरू ही हुआ था फार्मा प्लस सिविल सर्विसेज का। तो एक्चुअली वहाँ पे सिग्नल का भी इतना प्रॉब्लम था कि पता नहीं चलता था कि नोटिफिकेशन आया। कि ये जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन हमारा आया था डीआई का, ये भी मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू, मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे कलीग मेरे साथ में ही, हम 6 साल हमने साथ में ही गुजारे। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं राजन ऐसे ऐसे करके वैकेंसी निकली है। तो मैंने वो वैकेंसी, यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने उस टाइम पे फ़ोन से ही भरी थी, वो भी बस में। Oh my God. और कल लास्ट डेट थी कल लास्ट डेट थी, और मैंने जाते जाते वो बस में भरी थी। ओके। वहाँ पे मैंने भर दी, और जैसे ही एग्ज़ाम आया, द मोस्ट टेरिबल एक्सपीरियंस, लैंडस्लाइड हो गया वहाँ पे। Oh my God. रोड कच्चे, यू वॉन्ट इमेजिन, मैं पहाड़ी चढ़ के गया हूँ सुबह 3 बजे उठ के, Oh वहाँ my के God. वहाँ के गांव के लोगों को बोल के, ये मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कैसा वहाँ experience वहाँ रहा के गांव के लोगों को बोल के डीपी, होगा। हाँ। वहाँ के गांव के लोगों को स्पेशली मैंने रात को बोला कि भाई मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे निकलना है दिल्ली। हाँ। बट अब मुझे पता नहीं है कैसे जाऊँ, बस तो जब रोड ही ब्लॉक है तो गाड़ी भी नहीं जाएगी, बस भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होने लगे थे इसलिए शायद आपको दिल्ली आना पड़ा। हाँ। तो फिर मैंने उनको बोल के, मैं सुबह 3 बजे उठ के हाँ। पूरा पहाड़ कंटिन्यूसली, मतलब उसको मैंने क्रॉस किया था 4 घंटे में। Oh my God. 3 बजे हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, 2 बंदे साथ में लेके गांव के, पूरा ट्रैक चढ़ के फिर दूसरी तरफ उतर के बस ली थी मैंने। मेन रोड पे पहुंचा था मैं 7 बजे। Okay. फिर वहाँ से स्नोफॉल इतना था, बसेस भी नहीं, रुक गई थी सारी, क्योंकि स्लाइडिंग हो जाता है थोड़ा ना। और तो फिर कैसे न कैसे करके शिमला पहुंचा मैं। तो फिर वहाँ से मैंने बस लेके एग्ज़ाम दिया।
बट आई वर कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस ही है जो मैं- आपको जीत हासिल देता है। कॉन्फिडेंस था मुझे कि कॉन्फिडेंस पूरा था कि नहीं हो जाएगा अब मेरा। आप समझ सकते हैं बंदा 4 घंटा पहाड़ चढ़ के उतर के बस पकड़ के दिल्ली आके एग्जाम दे रहा है। इसकी डेडिकेशन का लेवल मेरे से भी, मैं सोच ही नहीं सकता कि इस लेवल की डेडिकेशन है। मैंने जब एग्जाम दिया था, माय फादर इन लॉ वाज एडमिटेड इन आईसीयू एंड माय वाइफ टोल्ड मी कि नहीं आप जाओ एग्जाम दे के आओ, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इसलिए, पर मैं 2 महीने से आईसीयू के चक्कर लगा रहा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी उनकी तबीयत, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, बट माय वाइफ इंसिस्ट मी कि आप जाइए एग्ज़ाम दे के आइए। पर मैं फिजिकली कोई कुछ चीज़ बियर नहीं किया। ये बंदा 4 घंटा पहाड़ चढ़ा भाई, इसका डेडिकेशन का लेवल आप देख लो, तो इसका कॉन्फिडेंस का लेवल भी वही है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि अपने दिमाग को खुला रखो, खुला रखो। स्ट्रेस फ्री। ऐसा नहीं कि होएगा नहीं होएगा, वो अलग बात है, बट ओपन योर माइंड ऑल द वे कि नहीं देख लेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो भी ज़रूरी है, जो मेरा ओपिनियन है, मानना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे किसी चीज़ का ज़्यादा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर प्रेशर में कहीं ना कहीं आके बंदा गलती कर ही लेता है कुछ ना कुछ, सो फिर उसके जाके एग्ज़ाम दिया, फिर वापस आए बैक टू। बट उस दिन अगर मैंने वो सोचा होता कि नहीं यार रोड नहीं है, अगर मैंने अपना स्टेप पीछे कर लिया होता उस टाइम कि मैं कैसे जाऊंगा, आज हम यहाँ साथ तो, नहीं तो खड़े मैं होते। तो मैं वही स्टक वही रह और जाता। आप वहीं पहाड़ों के बीच में पड़े होते, हाँ। 5 किलोमीटर आप पैदल जाके खाना खा रहे होते, तो वो बहुत ज़्यादा दुखद वाली ज़िंदगी हो जाती। अब एटलीस्ट राजन ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, यहाँ आने के लिए, और उसने बहुत गुडविल दिखाई। और गुडविल से ज़्यादा ज़रूरत चीज़ कि उसने हमेशा अपने दिमाग को खोले रखा, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की। और आपने देखा ना, उसने पढ़ना कभी बंद नहीं किया। फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी जो फाउंडेशन है हमारे फार्मेसी की, उसको कभी छोड़ा नहीं। इवन अपने ग्रेजुएशन के बाद भी वो जॉब किया, 2 साल हो गए, ये हो गया, मास्टर्स कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा है। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं पीछे छोड़नी है। कई लोग जो मुझसे पूछते हैं कि इतने साल हमें काम करते हुए हो गए सर, क्या हम निकाल पाएंगे एग्ज़ाम? नहीं, आपको अपना पहले माइंड प्रिपेयर करना है। आपको अपने माइंड को तैयार करना है कि नहीं आपसे होगा, और आपको सारा कुछ अपने दिमाग में रिवाइंड करना है और सारा दिमाग खोल के रखना है और पढ़ाई करते रहनी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब दिमाग में होगा या नहीं होगा वो डिफरेंट थिंग है, बट मैं करूँगा वो अलग है। उस तरह का होना चाहिए दिमाग कि मैं निकाल लूँगा, कोई बात नहीं, निकाल लूँगा, आज नहीं अगली बार निकाल लूँगा, बट निकाल लूँगा। उस तरह से इतना कॉन्फिडेंस और इतना होना चाहिए थोड़ा सा बंदे को अपने ऊपर। फिर जैसे ही चलो हो गया, फिर मैं वापस वहीं हसीन वादियों में गुम हो गया अपनी ड्यूटी में। फिर रिज़ल्ट आना था इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू भी दिया, चलो वो सब अच्छा। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ माय। चीज़ और नोटिस किया है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में पहले से होते हैं, उनके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस चीज़ का होता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी होती है, नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ रहती है दिमाग के अंदर, ये हमको वहाँ एक्सटेम्पोर पर क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं वहाँ इंटरव्यू पे, उसका आंसर करने में हमें बड़ा ईज होता है। हम स्ट्रेस फील नहीं करते उस टाइम पे। लिटरली मैंने फील नहीं की थी, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट में पहले से असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर था। तो इस चीज़ को मुझे ये फील हो रहा था, सेंस ऑफ फीलिंग की यार नहीं भी होगा तो क्या हुआ, वहाँ तो है ही है, आज नहीं तो कल इंस्पेक्टर बन जाएंगे। पर ये है कि कॉन्फिडेंस रखना है आपको और अपनी नॉलेज को एकदम सब यहाँ रखना है। मतलब बहुत अटेंटिवनेस चाहिए होती है आपको इंटरव्यू के टाइम पे, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं वो। डर सिर्फ उतना ही रखना है, ऐसा नहीं कि डर आपके ऊपर हावी हो जाए, आपके ऊपर हावी हो जाए। डर उतना ही रखना है कि आप उसको अपने अपने टारगेट के हिसाब से उतना ही रखना है कि आप उसको अचीव भी कर पाओ। उसको अचीव करना है, फिर उसके ऊपर चलना है, फिर बोलना है कि हाँ ये था तू, बिल्कुल, ये था मेरा डर, मैंने इसको अचीव कर लिया, अब देखेंगे नेक्स्ट व्हाट हैपेंस। राजन मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू का आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपका इंटरव्यू में आपसे किस तरह के से सवाल पूछे गए थे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उनको ये बिल्कुल नहीं आइडिया है कि इंटरव्यू में क्या बेसिकली पूछा जाता है। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, मुझसे जो अक्सर पूछा गया है सवाल, वो मैंने लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और आपसे क्या सवाल पूछे गए थे वहाँ? जैसे कि आपको पता ही है, पैनल पूरा यूपीएससी का पैनल होता है, हमको नहीं पता कौन आएगा, कौन हमारा इंटरव्यू लेगा। तो जैसे ही मैं अंदर, जैसे नॉर्मली गए, हम अंदर बैठे, सामने आई थिंक वो आईएएस अधिकारी थे मोस्टली वही। हाँ, वो सामने से उन्होंने पूछा कि हाँ, मैं तो प्रिपेयर वैसे होके गया था नॉर्मली कि हाँ पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कि वो उनको कोई मतलब नहीं, उनके पास आपका पूरा डेटा पड़ा है ऑलरेडी, सब कुछ पड़ा है, वो नहीं पूछेंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर कि अपना बताओ क्या किया तुमने, कहाँ से किया, क्योंकि उनके पास वो पॉइंट हाँ। वो बंदे का पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो जैसे सामने से उन्होंने पूछा कि हाँ
तो आपने लिखा है कि यू आर, मैंने लिखा था वहाँ पे कि आपका हॉबी वो जैसे लिखते हैं ना, मैं लिखा था कि आई एम गोल ओरिएंटेड, और ऐसा करके एक मैंने वर्ड लिखा था। बिल्कुल। उसने जो सर थे सामने, उन्होंने सीधा यही पूछा मेरे से कि हाउ आर यू गोल ओरिएंटेड। मेरे दिमाग में सीधा ही, मैंने भी सीधा ही बोला कि सर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई कैरियर आई वॉन्ट टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर एंड नाउ आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ी देर मेरी तरफ देखे, बस चुप हो गए, फिर कुछ नहीं पूछा उन्होंने। फिर दूसरे सर को बोल दिया कि सर आप पूछना चाहेंगे दे कुछ। एक्चुअली वांट टू सी इन योर आई कि आप लिख रहे हो। एक्चुअली हॉबीज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट सेक्शन होता है आपके रेज्यूमे में लिखने का, या कहीं भी जहाँ पे हॉबी लिखवा रहे हैं वो लोग आपसे। आपकी हॉबी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता देती है कि एक्चुअल में आप इंसान कैसे हो। लोग हॉबी में लिखते हैं बेसिकली, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे एडवेंचर पसंद है। लेकिन अगर सेम अगर आपने रिज्यूमे आपने अपना आगे दे दिया, अगर आपने फोटोग्राफी लिखा है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, इट डजेंट मीन कि आप मोबाइल से फोटो खींचते हो दैट इज मीनिंग फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी मीन्स यू हैव समथिंग टू शो टू देम। ऐसा कुछ है आपके पास या नहीं? उस बंदे ने लिखा है कि मैं बहुत गोल ओरिएंटेड हूँ। आप गोल ओरिएंटेड का मतलब समझ सकते हो, बंदा 5 घंटा पहाड़ चढ़ा है भाई। दिस इज गोल। बट एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब आपका इंटरव्यू सिर्फ ओनली डिपेंड ऑन द पर्सन, कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरफ ले जाना चाहते हो। वो तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बट द योर बिहेवियर, दिस इज द एक्चुअली पर्सनैलिटी टेस्ट, वाई वी कॉल इट पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आपसे जो पूछा आप उसको किस वे में आंसर करते हो और आप अपने इंटरव्यू को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बिल्कुल। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने कुछ उनको लूप होल ऐसा दे दिया या कुछ ऐसा छोड़ दिया कि आप फंस गए, या फिर वो उसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पर, तो ऐसा या तो सिर्फ साफ मना कर दो सॉरी। अगर आपको कुछ नहीं आता है आप स्ट्रेट मना कर दीजिए। उनको वेब बनाइए मत, आप उनको ऐसा नहीं बनाइए मैनिपुलेटेड जवाब आप दे रहे हैं। आप अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं कर सकते वहां पर। अगर आपने जरा भी कोशिश की, यू विल बी फिनिश। मना करने के पॉइंट नहीं कर सकते, बट अगर आपने गलत जवाब दिया अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर, तो उसके कट सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। अगर आप सिंपली मना भी कर देते हो कि हाँ सर नहीं सॉरी, आई मैं अभी तो नहीं बता पाऊँगा, या आई हैव नो नॉलेज, या आई हैव नो इन्फॉर्मेशन दिस रिगार्ड, तो उस हिसाब से वो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। दे विल अंडरस्टैंड इट। हाँ। अगर आपको किसी का जवाब नहीं आता है, आप उनको बोल सकते हैं सर एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इन अ आई एम नॉट इन अ कैपेसिटी कि आई कैन डिलीवर द करेक्ट एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगर आप उनको ये बोलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपको जो पता है वो आप बताइए। दैट टाइम यू कैन से, बट आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। तो कभी भी गलत नहीं बोलना है वहां पर आपको। यस एग्जैक्टली। तो अराउंड 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला। फिर बेसिकली वही रहता है कि आपने अपने उस रिज्यूम में जो आपने दिया है, एप्लीकेशन सबमिट किया, उसमें क्या लिखा है, उसी के इर्द गिर्द मेरा जो घूमा था, उसी के इर्द घूमा था कि आपने कैसे काम किया। वही पूछा मेरे से कि हाँ कैसे मैन्युफैक्चर किया, लेबलिंग कैसे है, वही मतलब अपने फार्मा से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। थोड़ा सा ऐसे ही पर्सनैलिटी के हिसाब से कि हाँ आप ऐसा कर पाएंगे, अगर ऐसा ऐसा बोल दिया तो क्या करेंगे आप, थोड़ा कंडीशन दे दिया 2-3। मतलब वो इंटरव्यू, मतलब आपका मेंटल सेटअप कैसा है वो आपको उनको चेक करना है वहाँ पे, क्योंकि नॉलेज तो आपको है तभी आप टेस्ट करके वहाँ पहुँचे हो। तो आप पढ़ के ज़्यादा पढ़ने की इंटरव्यू में ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने तो मोटा मोटा सा ऐसे देख लिया था फिर से इंटरव्यू के, पर मैं पढ़ा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फ्री माइंड, बिल्कुल फ्री, प्रेशर मैं अपने ऊपर आने नहीं देता किसी का भी। वो तो चाहे हमने देखा है। जो मर्जी हो, अपने ऊपर फील फ्री इन योर सेल्फ। आपकी अंदर की जो शांति है और उसको अपने अंदर बनाए रखें, और बाहर जो मर्जी होता रहा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। तो उसी हिसाब से फिर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो गया मेरा। फिर जैसे ही मैं बाहर निकला, फिर मुझे उस टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो जाएगा मेरा, मतलब इतना था कि हो जाएगा बस। फिर मैं आ गया फिर से वही शिमला में। वेट करते 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 एक दिन वो आया, रिज़ल्ट का दिन आ गया कि आज रिज़ल्ट आएगा। तो उसमें भी यू कांट इमेजिन कि वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम तो था ही। आई थिंक अराउंड 3 या 4 बजे के आसपास हमारा रिज़ल्ट आया था, कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो मुझे पीडीएफ कितने कितने एमबी की पीडीएफ फाइल होती है? बड़ा पीडीएफ रहा नहीं होगा। नहीं, नहीं छोटा था। पीडीएफ फाइल जो रिजल्ट का है हाँ, उसमें वही था। एक 2 एमबी का। 1 MB का होगा। तो मेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा 2 MB हाँ। 2 MB लाइव डिसाइड करने वाला है बंदे की, और वो 2 MB डाउनलोड नहीं हो थोड़ा रहा। उस टाइम थोड़ा सा टेंशन हुआ मुझे। मैं पूरा अकेला, कोई नहीं आसपास, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कोई मैं दे दो डाउनलोड करके। क्या करूँ मैं, कहाँ कैसे। फिर
फाइल आई मेरे पास, फिर मैं बोला क्या करूँ मैं यार, फिर से मैं पहाड़ पे चढ़ गया ऊपर। मैं निकल के गया फटाफट, मैं ऊपर चढ़ गया फटाफट, जाके गया मैं ऊपर चला गया मैं पहाड़ पे, फिर वहाँ पे जाके डाउनलोड करी, फिर नीचे आया फटाफट देखने के लिए रूम में कि हाँ देखो देखो, मतलब नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं है नहीं है नहीं है, यस दिस इज राजन कुमार, यू गॉट सिलेक्टेड। बस कोई था नहीं सेलिब्रेशन के लिए, बस यस निकली कि यस हो गया, बस बस दैट्स ऑल। बट वेरी इंटरेस्टिंग, फनी एंड हार्ड वर्किंग आल्सो। काफ़ी एंजॉय भी किया मैंने इस जर्नी को। अभी भी अब तो चलो काम थोड़ा डिफरेंट लेवल का हो चुका है हमारा एज ए रेगुलेटर, तो अब तो सबको ओवरलुक ही करना है सब चीज़ों को जो हमने किया था अपने टाइम में। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा भी आया। बट ये है कि टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल। टेंशन नहीं लेने का, जो एक्सेप्ट द थिंग्स एंड चैलेंजेस वट एवर इन फ्रंट ऑफ यू हैव, तो उनको करते जाओ, होता जाएगा, फिर आपकी स्टोरी अच्छी से अच्छी बनती जाएगी अल्टीमेटली। तो ये तो बहुत अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। मैं बस लास्ट ये और एक आपसे एडवाइस चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे सारे एस्पिरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, कि उनको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। एक्चुअली सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारा सिलेबस है, तो किस तरह से वो सिलेबस के आगे, मतलब सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ें। आपका माइंडसेट क्या कहता है कि इस तरीके से पढ़ें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? तो आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए देखें तो हमारा जो मेन काम जो हमारा काम जो घूमता है, वो घूमता है मैन्युफैक्चरिंग के आसपास, या उसकी टेस्टिंग के आसपास, या फिर उसके सैम्पलिंग के, कि हम कैसे उसकी सैम्पलिंग करते हैं जो भी है। और जो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो एक तो फार्माकोलॉजी, एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स, ये ज़्यादा कोर एरिया रहते हैं वैसे इसमें, जिसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। और अपने जो एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, कोई रूल एंड रेगुलेशन कुछ भी आता रहता है, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हाउ डू दे वर्क, और इंस्पेक्टर कैसे काम करता है, व्हाट द पावर दे हैव, वैसा वैसा करके थोड़ा इसके अराउंड, तो फिर ये इतना करके। बट मेन जो है वो, मतलब आपको बिल्कुल बेस लेवल पे आपको नॉलेज होना ग्राउंड चाहिए, लेवल पर ग्राउंड मैं लेवल पे यही सभी को आपको बोलता होना हूँ। चाहिए कि अगर आपने चाहे कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, बट उसको आपको पूरा पता होना चाहिए कि नहीं, अगर ये है, इसके ग्रैन्यूल्स बने हैं, तो इसमें फ्लोरेट है, क्या है, ह्यूमिडिटी चाहिए, कैसे वो टैबलेट की कंप्रेशन पे अफेक्ट करेगा, उसका एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी कंडीशन है कैसे करेगी, स्टेबिलिटी पे क्या असर आएगा, टेस्टिंग में कहाँ फिर वो इस सिंगल सा जो ग्रैन्यूल्स है उसके बेस पे आपका टेस्ट फेल भी हो सकता फेल है। भी हो सकता है। फिर हम उसको उठाएंगे, NSQ डिक्लेयर और हम करेंगे NSQ डिक्लेयर और करेंगे, और हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। वो अगर हम जीत गए तो हमको जेल पहुंचाएंगे। मिनिमम फॉर द 1 ईयर। सो ऐसे ऐसे करके अपने, मेन है कि सब। और दूसरी बात मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इंटरेस्ट की बात, ऐसा नहीं था कि नहीं सुबह 6 बजे उठ के तो पढ़ना है, अभी 6 बजे से 8 बजे तक मुझे पढ़ना है, नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ूँ, हाँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी बॉडी या मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ यार। अगर आप दिन में 1 पेज भी 2 पेज भी पढ़ोगे, तब भी तब भी 1 साल में अब कहाँ जाती है बात, बहुत है ना। तो इस तरह से थोड़ा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ज़रूरी है। डेली कुछ ना कुछ करके कर सकते हो आप। एक साथ करोगे तब तो फिर वो हो नहीं पाएगा, बिल्कुल। वो तो फिर एक दिन का ही होता है कि। बट इन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें तो नॉलेज इज़ द कोर, नॉलेज। है ना, तो उसमें आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, अगर वो अभी से तैयारी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमारे टाइम में हम लोग इतना अवेयर नहीं थे हम अवेयर भी नहीं थे ज़्यादा, कि हमको ऐसा भी है। हम्म। लेकिन अगर कोई अगर अभी भी ग्रेजुएशन में और वो कहता है कि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, तो आप अभी से अपना माइंडसेट बना लीजिए। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसा राजन जी ने बताया कोर सब्जेक्ट्स के बारे में, उनकी आप डेप्थ में नॉलेज आप लीजिए। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक एक बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके इंटरव्यू में आपसे पूछने वाले हैं, और यही चीज़ें आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आने वाली हैं। जब आप लाइफ में आगे ऑडिट्स करेंगे या जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यही सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो बेसिक्स आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग रखिए। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। राजन जी ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया इस वीडियो को बनाने के लिए, और आपसे मेरी अब ये गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत भी मुझे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस वीडियो को देखें, सारे फार्मेसी के ग्रेजुएट्स इसको देखें, सारे फार्मेसी के एस्पिरेंट्स इसको देखें। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता है, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता है,
इस ड्रग रेगुलेटरी बॉडी को ज्वाइन करना चाहता है या इस एक्सपोजर को जीना चाहता है, अगर वो चाहता है कि ये कैसे करना है हमें, तो ये वीडियो उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि राजन जैसा बंदा जो पहाड़ी पे रहा करता था, जो 5 घंटे पहाड़ पे चढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आ सकता है, तो इसकी लाइफ की जो स्टोरी है, जो यहाँ जो भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसकी लाइफ की स्टोरी बहुत चैलेंजिंग है। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। इसने मुझे बोला था कि वीडियो जब बनाएंगे तो बहुत ही मतलब आपको एक शॉकिंग सी चीज़ें पता लगने वाली है। मैं बड़ा सच में रियली बहुत आई वॉज सो मतलब एक्साइटेड कि ऐसा क्या बताने वाला है राजन। नॉर्मली हम भाई देखो गाजियाबाद रहते थे, हम दिल्ली में ही रहे आसपास, हमने ऐसा कुछ नहीं फेस किया कि पहाड़ पे चढ़े ये वो। ये लाइफ में एग्जाम मतलब इमेजिन कर सकता हूँ, हम कभी घूमने जाते हैं पहाड़ पर, तो हमारे को तो घूमने जाने में ही जो थोड़ा बर्फ़ गिर जाती है उसी में हमारी गाड़ी फंस जाती है, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अगला बंदा तो वहाँ जिया है, तो उसकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग रही होगी, और वो चैलेंजिंग लाइफ के फेस को पार करके आज वो यहाँ खड़ा है इस जगह पर। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। और मैं इस चीज़ को सुन के सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सारे हिमाचल वाले भाई मेरे कमेंट कर दे कौन कौन है ये आपका भाई है हिमाचल का, आप मिले उससे। तो मैं भाई की और भी जो आईडीज़ हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, कभी लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जब भी ये फ्री होंगे आपको ज़रूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। ये वैसे सोशली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं, ये कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं आई गेस, लेकिन कुछ मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट, एंड आपको आने वाले टाइम में आपकी तैयारी को लेके, आपके इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं बस अभी इसी के साथ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ गार्डन में कोई आके हमें देख ले कि हम यहाँ एक बहुत ही शानदार वीडियो शूट कर रहे हैं और उनको लगेगा पता नहीं है क्या ही कर रहे हैं। तो मैं इसी शब्दों के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, DP, for inviting me on your channel. वी आर ब्रदर, सो इट्स नॉट लाइक एन इनवाइट। अभी हम गए आए यहाँ घूमे और बोला भाई एक वीडियो बनानी है, बस आज टाइम निकाल लेते हैं, हिम्मत कर लेते हैं बेसिकली कि वीडियो बना लेते हैं। पता नहीं फिर अभी कहीं बस्ता वस्ता लेके कहीं निकलना पड़ जाए, कहीं सैंपल सुम्पल लेने, कहीं कुछ करने। तो मैंने लगे हाथ जैसा भी हुआ ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपको इसको देखना, लोगों के साथ आपको इसको शेयर करना आपका काम है। सारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स तक, कॉलेज तक पहुंच जाना चाहिए। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, लगेगा और मेरे साथ के कलीग जो भी हैं मैं कोशिश करूंगा और किसी को भी फीचर कर सकूं, लगेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। पर आज की जो स्टोरी है ना, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे नहीं लगता किसी की होने वाली है, क्योंकि ये पहाड़ी में रहने वाले 2 ही 3 भाई है मेरे, एक ये है, 2-3 और है, लेकिन वो यहाँ पोस्टिंग नहीं है, तो वो आने वाले टाइम में उनके वीडियोज़ नहीं आने वाले। पर हाँ, ये स्टोरी सच में लाजवाब। ग्रेट राजन, Thank you so much. ग्रेट। सो गाइस, सी यू गाइस, जय हिंद।